हेलो दोस्तों, मैं कोमल आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत महिला हूँ। मैं ये नहीं जानती कि कितने लोग मुझ पर निगाह रखते हैं, लेकिन जब मैं अपने घर के बाहर या मोहल्ले में इधर उधर जाती हूँ, तो मैंने अधिकतर लोगों को अपनी तरफ देखते पाया है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कहानी कुछ दिन पहले की है, जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी। इस कहानी में हम दो लोग हैं, एक मैं जिसके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, दूसरे हैं मेरी छोटी बहन के ससुर यानी मनोज जी, जो एक रिटायर्ड आर्मी मैन है। उनकी उम्र 48 साल की है। उनका वजन 75 किलो का है और कद काफी अच्छा है। वे एक अच्छे शरीर के मालिक हैं। मेरी छोटी बहन के शादी में मेरी पूरी फैमिली शामिल थी। मेरी बहन की शादी थी तो हम सबको शामिल होना ही था। मेरे पति का अपना खुद का काम है, तो वे अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और उन्होंने काम से बड़ी मुश्किल से ही फुर्सत निकाली थी। शादी बड़ी अच्छे तरीके से हुई। दूल्हे के पिता मतलब मेरी बहन के ससुर मनोज जी, उनसे मेरी काफी अच्छी जान पहचान हो गई इस बीच, क्योंकि वे किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करने की सोचते रहते थे। शुरू में तो वे मुझसे काफी अच्छे से बातें करते, मगर कभी कभी वे मुझसे ऐसा मजाक करते कि उनके ऊपर मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता। पूरी शादी में अगर वे मुझे अकेली देखते तो तुरंत ही मेरे पास आते और बातें करने लगते। चूंकि शादी हो गई थी और बहन जा चुकी थी, तो मेरे घर वालों और मेरे पति के काम की वजह से हमें वहां से जल्द ही आना पड़ गया। मेरी बहन का ससुराल मेरे घर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति के फोन पर बहन के ससुर ने फोन किया और बताया कि कल सुबह हम लोग घूमने के लिए बनारस जा रहे हैं और आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। मेरे पति ने तो जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें काफी काम था, जिस वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती थी। मगर मनोज जी के काफी कहने पर उन्होंने मुझे ले जाने की इजाजत दे दी। मेरे पति ने मुझे यह बात बताई और कहने लगे, कोमल, तुम्हारी बहन के ससुर जी का कॉल था, वे बनारस घूमने जा रहे हैं, तो वे हमें भी साथ ले जाना चाहते हैं। तुम तो जानती हो कि अभी काम बढ़ाया है, तो मैं काम को छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने उन्हें तुम्हारे आने की हाँ कर दी है, तुम उनके साथ हो आओ। जब पति ने यह कहा तो मैंने हाँ कर दी। मेरा मन तो नहीं था कि पति के बिना कहीं दूर घूमने जाऊं, लेकिन मैंने फिर भी मन मार कर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। दोपहर 2 बजे बहन के ससुर अपनी कार लेकर मुझे लेने के लिए आ गए। मैं उनके साथ चल दी। रास्ते भर वह मुझसे हंसी मजाक करते हुए ले गए। मैं भी उनके साथ हंसी मजाक में मशरूफ थी, क्योंकि मुझे बड़े उम्र के लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे काफी ज्यादा सुलझे हुए और अनुभवी होते हैं। उसी तरह मनोज जी भी दिखने में काफी अच्छे और हंसमुख स्वभाव के हैं। हंसी मजाक में हमारा समय भी निकल गया और करीब 1 घंटे में मैं बहन की ससुराल पहुंच गई। सभी से मिलना जुलना हुआ और मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया, जो मनोज जी के कमरे के बगल से ही था। अगली सुबह हमें बनारस के लिए निकलना था। उसी शाम को मैं अकेली छत पर टहल रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। पूरा माहौल कुछ अलग ही सुकून भरा लग रहा था। मैं अकेली अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी पीछे से आवाज आई, कोमल जी, आप यहाँ अकेली क्या सोच रही हैं? मैंने मुड़कर देखा। मनोज जी थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही हल्की मुस्कान थी। मैं थोड़ा सकपकाई, मगर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मौसम अच्छा लग रहा था तो छत पर आ गई। वो पास आकर खड़े हो गए। अकेले मौसम का मजा लेने में मजा कहाँ, अच्छा तब होता अगर कोई बात करने वाला हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप तो हमेशा बातें करने को तैयार रहते हैं। वे हंस दिए, अरे आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप बहुत समझदार और शालीन हैं। आजकल ऐसी महिलाएं कम ही मिलती हैं।
मैंने नजरें चुरा ली। एक अजीब सी झिझक सी हो रही थी, मगर उनकी बातों में एक अलग ही मिठास थी। शायद उनकी उम्र की वजह से या शायद उनके अनुभव की वजह से उन्होंने अचानक कहा, आपका पति बहुत किस्मत वाले हैं, इतनी सुंदर और सुलझी हुई पत्नी मिली है उन्हें। मैंने बात काटते हुए कहा, मनोज जी, ऐसे मत कहिए, आपको पता है ना, हम सबका एक रिश्ता है। मैं उन्हें मनोज जी ही कहती थी क्योंकि उन्होंने ही ऐसा बोलने के लिए कहा था। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ पता है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा था। कई बार इंसान दिल की बातें किसी से नहीं कह पाता, मगर उसका मन करता है कि कोई तो हो जिससे वो अपने मन की बात कह सके। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिससे मैं खुद को पूरी तरह असहज नहीं कर पा रही थी। शायद इसलिए कि वो मेरे ससुर नहीं थे, बल्कि मेरी बहन के ससुर थे। थोड़ा दूरी का नाता था, मगर उनकी नजरों में जो अपनापन था वो कहीं ना कहीं मुझे छू रहा था। हम दोनों छत की मुंडेर पर टिककर खड़े रहे। वो आसमान की तरफ देखने लगे और बोले, कोमल जी, क्या आपने कभी महसूस किया है जब कोई इंसान अपने जीवन के उस पड़ाव पर होता है जहां सब कुछ पास है पर फिर भी मन खाली होता है? मैं चुप रही। क्या जवाब देती? कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने खुद ही बात को बदला और बोले, कल की यात्रा के लिए आपने कुछ तैयार किया? बनारस में बहुत कुछ देखने लायक है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा बहुत सामान रख लिया है, वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे सादगी पसंद लोग ही सबसे खूबसूरत होते हैं। मैं बस हल्के से मुस्कुराई, लेकिन मन के भीतर कुछ चलने लगा था। ये बातें मुझे सामान्य नहीं लग रही थीं। शायद उन्होंने कुछ ज्यादा कहा या शायद मेरा मन ही कुछ ज्यादा सोचने लगा था। फिर काफी देर तक हम दोनों छत पर टहलते रहे। उसके बाद नीचे आकर सबने खाना खाया और अपने कमरों में जाकर सो गए। सुबह 4 बजे हम लोग बनारस के लिए निकल गए। हम लोग कुल 8 लोग थे, उनमें 5 औरतें और 3 मर्द। गाड़ी मेरी बहन के पति चला रहे थे और उनके बगल में एक और सज्जन बैठे थे। बीच वाली सीट पर मेरी बहन और 3 औरतें बैठी हुई थीं। सबसे पीछे वाली सीट पर केवल मैं और मनोज जी बैठे हुए थे। एक अजीब सी नजदीकी थी उस माहौल में। तभी मनोज जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने सिर हल्के से हिलाया। नहीं, वैसे भी सफर में जल्दी उठना अच्छा लगता है, उन्होंने धीरे से कहा। और मेरे साथ सफर करना, वो कैसा लग रहा है? मैं थोड़ी असहज हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा है, आप जैसे शांत और सुलझे हुए इंसान के साथ सफर में कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहराई थी, कुछ कहती हुई सी। फिर बोले, कोमल जी, कभी कभी लगता है जैसे कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं ही आ जाते हैं, बिना किसी वजह के, मगर रह जाते हैं हमेशा के लिए। मैं चुप थी। जवाब देना मुश्किल लग रहा था। सामने से आती ठंडी हवा मेरे बालों को उड़ाती रही और मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ते भर हम कभी बातें करते, कभी चुप रहते, लेकिन वो खामोशी भी कुछ कहती थी। वो उनके देखने का तरीका, उनकी बातों में छुपा अपनापन। शायद मैं सब कुछ समझ रही थी, मगर अनदेखा कर रही थी। फिर करीब 2 घंटे बाद हम बनारस पहुंच गए। गाड़ी घाट के पास रुकी। सब लोग बाहर निकल गए। मैं भी बाहर आई तो मनोज जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोले, सीढ़ियां बहुत संकरी हैं, संभल के। मैंने बिना कुछ कहे उनका हाथ थाम लिया। वो एक पल था, छोटा सा, मगर बहुत कुछ कह गया। फिर हम घाट पर पहुंचे। गंगा का पानी, वो आरती की आवाजें और आसपास की चहल पहल, सब कुछ एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। लेकिन मेरे मन में जो चल रहा था वो सबसे अलग था। मनोज जी हर जगह मेरे आसपास ही रहते, चाहे वो फोटो खिंचवाना हो या कुछ खरीदना। हर जगह उनका ध्यान मुझ पर ही था और मुझे भी उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था।
फिर शाम को जब हम वापस लौटे तब तक मैं थक चुकी थी, मगर मनोज जी ने फिर कहा, आज की शाम गंगा आरती फिर से देखेंगे, सिर्फ आप और मैं चौंकी। बाकी सब कमरे में आराम कर रहे थे और मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी, बस उनकी बात मान ली। फिर शाम को हम दोनों घाट पर पहुंचे। भीड़ थी, शोर था, मगर हमारे बीच खामोशी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कोमल जी, क्या आप कभी किसी से बिना कुछ कहे जुड़ी हैं? बिना कोई नाम दिए, कोई रिश्ता बनाए, बस ऐसे ही दिल से? मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बस गंगा की लहरों को देखती रही। लेकिन मेरे भीतर कुछ बहने लगा था, गंगा की उन लहरों की तरह। फिर रात को जब हम लौटे तो सबने एक साथ खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रात का सन्नाटा और वो धीमी दस्तक, ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा सांसें रोककर खड़ा हो गया हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने मनोज जी खड़े थे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में कुछ अनकहा था, कोई उलझन या शायद कोई अधूरी बात। माफ कीजिए, डिस्टर्ब तो नहीं किया? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। आप कुछ कहने आए हैं क्या? उन्होंने एक पल मेरी आंखों में देखा, फिर बोले, हाँ, एक बात जो कई दिनों से दिल में थी, शायद आज कहने का वक्त आ गया है। मैं एक तरफ हट गई और वो अंदर आ गई। कमरे की हल्की रोशनी और खामोशी के बीच उनके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रहे थे। कोमल, मैं जानता हूं कि ये सब अजीब है। एक रिटायर्ड आदमी जिसकी उम्र ढलान पर है, और तुम एक खूबसूरत, समझदार, विवाहित महिला। लेकिन क्या उम्र से दिल के जज्बात रुक जाते हैं? मैं चौंक गई। एक पल को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। मैंने कहा, मनोज जी, आप जानते हैं ना कि मैं शादीशुदा हूं और हमारा रिश्ता क्या है? उन्होंने बात काट दी। जानता हूं कोमल, मैं कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं कि जब से तुमसे मिला हूं, मेरा वो खालीपन जैसे भरने लगा है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, युद्ध, मौत, तन्हाई, पर तुमने मेरे अंदर फिर से कुछ जगा दिया है। शायद जीने की इच्छा। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। न गुस्सा आ रहा था, न ही सहानुभूति। बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में हम किसी की तन्हाई का सहारा बन सकते हैं जब हमारा खुद का जीवन किसी और के नाम है? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मनोज जी, आपकी बातें गलत नहीं हैं और न ही मैं आपको गलत समझती हूं, मगर जो समाज में दिखता है वही सच बन जाता है। अगर मैंने इस भावनात्मक जुड़ाव को स्वीकार किया तो लोग मुझे ही दोष देंगे। और मेरी बहन, उसका क्या? वो चुप हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने आगे कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ रिश्तों को वहीं रोक देना बेहतर होता है जहां उनका सम्मान बचा रह सके। वो सिर झुकाए बोले, आप सच कहती हैं और शायद यही आपकी खूबसूरती है। अगर कोई और होता तो शायद इस भावनात्मक भंवर में बह जाता। मैंने धीमे से कहा, आपने जो महसूस किया उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम हर चाहत को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। कभी कभी कुछ जज्बात बस महसूस करने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। मनोज जी एक लंबी सांस लेकर उठे और बोले, आपने आज मेरी आत्मा को बहुत सुकून दिया कोमल, धन्यवाद। वो चले गए और मैं खिड़की के पास बैठकर देर तक आसमान देखती रही। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बहुत कुछ सोचती रही, समाज, रिश्ते, भावनाएं और वो अनकहा अपनापन जिसे मैंने महसूस तो किया लेकिन कभी अपना नहीं सकती थी। कभी कभी हम वो बन जाते हैं जिसकी किसी को जरूरत होती है, लेकिन खुद उस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते। अगले दिन बनारस की वो सुबह बेहद ठंडी और शांत थी। हम होटल से निकले, गाड़ी घाट के पास रुकी
तो सभी लोग बाहर निकल आए। आसमान हल्का सुनहरा हो चुका था और गंगा की लहरें सूरज की पहली किरणों में चमक रही थीं। सबके साथ मैं भी नीचे उतरी, मगर मन अब भी रात की उन बातों में उलझा हुआ था। मनोज जी और मैंने उस बारे में दोबारा कुछ नहीं कहा, मगर हमारी नजरें जब भी मिलती एक अनकहा समझौता जरूर महसूस होता। घाट पर सभी पूजा पाठ में लग गए। मैंने भी आरती की थाली उठाई और गंगा के पानी में अपनी हथेलियां डुबो दी। मन में एक ही प्रार्थना थी, हे मां गंगे, जो भावनाएं अनकही हैं, उन्हें मेरी आत्मा की सच्चाई समझकर सहेज लेना, ताकि मैं खुद से कभी ना हारूं। तभी मैंने पीछे से किसी का चुपचाप मेरे पास आकर खड़ा होना महसूस किया। देखा तो मनोज जी थे। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, मगर उनके हाथ में एक लाल धागा था। उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर अपनी कलाई की ओर इशारा किया और बोले, गंगा मां से मन्नत मांगी थी कि जो रिश्ता जुड़ा है उसे कोई नाम न दे, मगर उसकी पवित्रता कभी कम न हो। मैंने वह धागा उनके हाथ से लिया और बिना कुछ बोले उनकी कलाई पर बांध दिया। उसी पल मुझे लगा कुछ था जो अब हमेशा के लिए बंध गया था, बिना किसी सामाजिक मान्यता के, बिना किसी उम्मीद के। बस एक भावनात्मक धागा जो अब टूटना नहीं था। हमारी यात्रा खत्म हुई, सब घर लौट आए। मेरे पति ने मुझे स्टेशन से लेने आने की जहमत भी नहीं उठाई। वो हमेशा की तरह अपने काम में डूबे हुए थे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कुछ बदल गया था। मैं अब पहले जैसी कोमल नहीं रही। मेरे भीतर एक स्त्री जाग चुकी थी, जो समझ सकती थी कि दुनिया की हर परछाई बुरी नहीं होती। कुछ परछाइयां रोशनी से ज्यादा अपनापन देती हैं। मनोज जी का नाम हमारे घर में नहीं लिया जाता था। बहन की शादी के बाद वो सिर्फ दूल्हे के पापा बनकर ही जिक्र में आते, लेकिन मेरी डायरी में वो अब भी मनोज जी थे। एक अधूरा रिश्ता जो हर रात मेरे ख्वाबों में आता और बस बैठा रहता, मौन पर मौजूद। कुछ महीने बीते, फिर एक दिन मेरी छोटी बहन का फोन आया। आवाज डरी हुई थी, दीदी, पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैं बिना कुछ सोचे तुरंत अस्पताल पहुंची। मनोज जी आईसीयू में थे। डॉक्टर ने कहा, स्टेबल हैं, लेकिन बहुत थक गए हैं अंदर से, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। मैं अस्पताल के बाहर उस बेंच पर बैठी रही जहां ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मन भीतर से धधक रहा था। मैंने मन ही मन कहा, मनोज जी, आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर मेरे इस भावनात्मक जुड़ाव में कोई सच्चाई थी तो आप वापस आ जाइए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। उन्हें होश आ गया है, आप चाहें तो मिल सकती हैं। मैं अंदर गई और देखा वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। फिर कमजोर आवाज में बोले, मैं चला जाता अगर तुमसे वो आखिरी मुलाकात नहीं हुई होती उस रात। उसी ने मुझे जीने का हौसला दिया। मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ नहीं कह सकी, बस उनके हाथ पकड़ लिए और देर तक यूं ही बैठी रही। मनोज जी अब ठीक हो रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। मैं अस्पताल से लौट तो आई, मगर मेरा मन वहीं अटका रह गया था। आईसीयू की उस शांत ठंडी हवा में, उनकी आंखों की उस कमजोर मुस्कान में। घर लौटी तो सब कुछ वैसा ही था, वही खामोशी और पति की वही उदासीनता। उन्होंने पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ थी, क्यों गई थी। मैं चाहती थी कि वो कम से कम मेरी आंखों में देखकर पूछे, तुम ठीक हो, मगर नहीं, उनके पास वक्त नहीं था। शायद इसलिए अब मनोज जी के कहे शब्दों में और भी गहराई दिखने लगी थी। कभी कभी इंसान सबके होते हुए भी अकेला होता है। कुछ हफ्ते बीत गए। बहन का एक और फोन आया, दीदी, पापा जी की तबीयत अब ठीक है, वो आपको याद कर रहे थे। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर पूछा, क्या उन्होंने कुछ कहा? बहन ने जवाब दिया, बस यही कि कोमल दीदी का हालचाल पूछ लेना।
उनके जैसी समझदार लड़की हमारे घर आई। ये मेरी किस्मत थी। मैं मुस्कुरा दी और कुछ नहीं कहा। एक रविवार की सुबह मैंने अचानक तय किया, आज जाऊंगी उनसे मिलने। पति शहर से बाहर गए हुए थे और मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे ये समय सिर्फ मेरा है। मैं तैयार हुई, सादे सूट में, बिना ज्यादा बनावटीपन के। मनोज जी का घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खुद खोला। आंखों में चमक थी, उस उम्र में भी एक अनकहा इंतजार। कोमल, आओ। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मैंने हंसते हुए कहा, आपको लगता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ रास्तों पर ही चलते हैं, कुछ दिल में भी चलते हैं। उन्होंने मेरी बात पर सिर झुका लिया। मैं अंदर चली गई। कमरे में वही पुरानी खामोशी थी, मगर अब वो बोझ नहीं लग रही थी। एक अपनापन महसूस हो रहा था। हम घंटों बैठे रहे, बातें करते रहे, जिंदगी की, रिश्तों की, अकेलेपन की और उन ख्वाबों की जो कभी देखे ही नहीं जा सकते। मनोज जी ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कोमल, हम कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते, मगर तुम्हारा साथ मेरे जीने की वजह बन गया है। मैंने उनकी तरफ देखा और बोली, मैं भी जानती हूं ये रिश्ता एक दायरे से बाहर नहीं जा सकता, मगर जो जुड़ाव हमारे बीच है वो किसी भी नाम से बड़ा है। और मैं चाहती हूं कि आप जिंदा रहें, खुश रहें, क्योंकि आपकी मुस्कान में अब मेरी भी एक वजह छिपी होती है। उस दिन के बाद से हम अक्सर बात करने लगे, कभी कॉल पर, कभी बहन के घर मिलने पर। हमारा रिश्ता अब और भी गहरा, मगर और भी शांत हो चुका था। हम दोनों ने मिलकर एक समझ बना ली थी। हम एक दूसरे की जिंदगी के अजनबी नहीं रहेंगे, मगर कभी अपने भी नहीं बन सकेंगे। मगर दुनिया इतनी सरल नहीं होती। एक दिन मेरे पति ने मेरा फोन चुपचाप चेक किया और उन्हें मनोज जी के नाम से कुछ कॉल्स और मैसेज दिखाई दिए। शाम को जब वो घर लौटे तो उनके चेहरे पर पहली बार गुस्सा था। मनोज जी से इतनी बातें क्यों होती हैं तुम्हारी? बहन के ससुर